विजर्ड एडवेंचर्स इन टू वर्ल्ड्स। अध्याय 31:031 पुनः प्रवेश। यह कार्ल ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यह सच था कि किसी को भी बेचना ही होता है, लेकिन उसे नहीं लगता था कि जिंसले इतनी कीमत चुका पाएगी। जिंसले ने कहा, इवेनी का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है और मैं इसे उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में खरीदने की योजना बना रही हूं। 3 पाउंड कैसा रहेगा? इवेनी? एक लड़की की छवि उसके मन में कौंध गई, जिससे कार्ल हिचकिचा उठा। फिर उसने थोड़ी पेप्सी के साथ आह भरी और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है फिर। क्रैन, जिंसले ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा। उसने बूढ़े क्रैन की ओर मुड़कर देखा, अपने शरीर को लहराते हुए मोहक स्वर में बोली, क्या आप मेरे लिए भुगतान कर सकते हैं? जरूर, क्रैन मुस्कुराया, मैं भुगतान कर दूंगा। 3 पाउंड उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। ओल्ड निक ने यह सब देखा और अपना सिर हल्का सा हिलाया। यह हेयरपिन महज 3 पाउंड से कहीं ज्यादा कीमती है, 3 सोने के सिक्के भी इसके लिए सस्ते में मिल जाएंगे। यह औरत बड़ी चालाक है, इसने एक पैसा भी खर्च नहीं किया फिर भी इतना बड़ा फायदा उठा लिया। लेकिन कार्ल को उस घुमावदार मोड़ की असली कीमत का भी उतना ही अंदाजा होना चाहिए। 3 पाउंड। यात्रा करना वाकई बेकार था। पैसे चुकाने के बाद जिंसले का रवैया एकदम ठंडा पड़ गया। उसने कुछ शब्द कहे और फिर चली गई। डार्लिंग, क्या हम तुम्हारे घर चलें या किसी होटल में? एक होटल? तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। बिल्कुल। दोनों ने अपनी अगली चालों पर इस तरह चर्चा की मानो आसपास कोई और न हो, और धीरे धीरे उनकी आकृतियां दूर होती चली गईं। उनकी पीठ को जाते हुए देखकर कार्ल को यह स्थिति हास्यास्पद लगी। इसलिए उसका सारा उत्साह उस हेयरपिन की वजह से था। माफ करें। पीछे मुड़कर उसने ओल्ड निक की ओर देखा। मेरे पास वास्तव में एक और वस्तु है। बोलते बोलते उसने एक जेड का कंगन निकाला और उसे मेज पर रख दिया, जिससे ओल्ड निक की कुछ उदास आंखों में चमक आ गई। जब तक वह बदी पॉनशॉप से निकला, तब तक आसमान में अंधेरा छाने लगा था। कार्ल ने भारी पर्स को छुआ और एक अंधेरी गली में मुड़ गया। जब वह बाहर निकला, तो उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। एक काले लबादे ने उसके शरीर को कसकर लपेट रखा था, उसके चेहरे के हाव भाव लबादे के भीतर गहराई से छिपे हुए थे, जिससे एक ऐसी आभा निकल रही थी जो अजनबियों को उससे दूरी बनाए रखने की चेतावनी दे रही थी। डिवाइन डोमेन फ्रैगमेंट। काफी सुविधाजनक, उसने बड़बड़ाते हुए बादी पॉनशॉप पर नजर डाली, फिर मुड़कर एक और कंसाइनमेंट स्टोर में प्रवेश किया। दोस्त। गेरी ग्राहकों का स्वागत कर रहा था तभी उसने कार्ल को अंदर आते देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से उसके पास गया। तुम यहां हो? कार्ल ने ठंडी आवाज में सिर हिलाया। वही रोज का तरीका। सामान देखो, अगर कीमत सही लगे तो बेच दो। जी हां, गैरी ने उत्सुकता से अपने हाथ आपस में रगड़े। मेरे दोस्त, तुम हमेशा बढ़िया चीजें लाते हो। मुझे आश्चर्य है कि इस बार क्या होगा। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ये तो गहने ही हैं। कार्ल बैठ गया और लापरवाही से अपनी छाती से एक हार निकालकर मेज पर रख दिया। देखो। यह एक ऐसा हार था जिसमें दर्जनों रत्न जड़े हुए थे, जिनमें से प्रत्येक अपनी चकाचौंध भरी चमक बिखेर रहा था। हार का समग्र डिजाइन सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण था, जिसमें चिकनी चेन और रत्नों का उत्तम संयोजन था। यदि रत्नों की गुणवत्ता थोड़ी खराब न होती, तो इसे लगभग एक सुंदर, अद्वितीय खजाना माना जा सकता था। शानदार रचना। गेरी की आंखें चमक उठीं जब उसने हार को हाथ में लिया और उसे धीरे से सहलाया। रत्नों की गुणवत्ता पर अफसोस है, लेकिन फिर भी यह कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। 20 सोने के सिक्के। कार्ल ने मन ही मन सोचा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इसलिए नहीं कि कीमत बहुत कम थी, बल्कि इसलिए कि यह बहुत ज्यादा थी। यह तो उसकी सोच से भी परे थी। छोटे गहने, खासकर घटिया क्वालिटी के, शायद ही कभी इतनी कीमत पर बिकते हैं। कुछ सोने के सिक्के तो आम बात थी। उसकी सोच के हिसाब से 10 सोने के सिक्के ही उसकी कीमत थी। 20 सोने के सिक्के? जी हां, गैरी ने समझाया, यह कीमत सस्ती नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो मुझे खेद है। यह कहते हुए उसने हार को मेज पर रख दिया। नहीं, कार्ल की आवाज में हल्की सी हंसी थी। मैं बहुत संतुष्ट हूं। 20 सोने के सिक्के ही ठीक हैं। कार्ल को विदा करने के बाद गैरी ने अपना हाथ जोर से हिलाया, फिर जल्दी से हार उठाया और पिछवाड़े की ओर दौड़ पड़ा। अंगूठी, झुमके, हार। फॉस्टर परिवार का सबसे छोटा बेटा ब्रे फॉस्टर एक नरम कुर्सी पर लेटा हुआ था और अपने हाथ में मौजूद हार से खेल रहा था। उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट आई और उसने पूछा, क्या ये एक सेट है? जी हां, ये एक सेट है, गैरी ने जोर से सिर हिलाया। इन तीनों गहनों में पीले जेड का इस्तेमाल हुआ है और इन्हें बनाने की तकनीक एक जैसी है। इनमें से झुमकों में लगा पीला जेड सबसे उच्च गुणवत्ता का है। सबसे महंगा गहना हार है, जिसकी कीमत 20 सोने के सिक्के है। अगर इसे पूरे सेट के रूप में बेचा जाए, तो इसकी कीमत कम से कम 100 सोने के सिक्के हो सकती है। हालांकि अंगूठी और झुमके एक जैसे थे, फिर भी वे अपेक्षाकृत छोटे थे और उनकी खरीद लागत कम थी। उनकी संयुक्त कीमत हार की कीमत से भी कम थी। इस सौदे से कई गुना मुनाफा हो सकता था। दिलचस्प, ब्रे फॉस्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ी।
गहनों का पूरा सेट ज्यादा कीमत पर बिकता है, यह तो कोई भी समझदार व्यक्ति जानता है। तो फिर इन्हें अलग अलग क्यों बेचा जा रहा है? और वो भी सिर्फ एक जगह पर नहीं। फॉस्टर परिवार का कारोबार पूरे शहर में फैला हुआ था। उनके पास एक से अधिक कंसाइनमेंट स्टोर थे और वे अन्य स्टोरों के साथ भी लेन देन करते थे। ये तीनों गहने संयोगवश उनके अधीनस्थों द्वारा खोजे गए थे, जिन्होंने देखा कि विभिन्न दुकानों से खरीदी गई वस्तुएं वास्तव में एक सेट बनाती हैं। यह गैरी एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, क्या ये चोरी का सामान हो सकता है? गहनों का एक सेट जिसे अलग अलग दुकानों पर खेपों में बेचा गया और जिसे कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर बेच रहा था। यह स्पष्ट रूप से अवैध है। शायद ब्रे ने अपने हाथ में पकड़ी हुई माला मेज पर फेंक दी और गैरी को पास आने का इशारा किया। अगली बार जब वह आए तो मुझे पहले से बता देना। गैरी के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और फिर उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। कार्ल इस बात से अनजान था कि अपनी पहचान छिपाकर सामान बेचने से अनजाने में ही दूसरों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। जहां तक उस गहनों के सेट की बात है, उसने इसे टुकड़ों में खरीदा था और बेचते समय उसे पता नहीं था कि यह एक सेट है। कई दिनों बाद वह ब्लैक सिटी लौट आया था। कार्ल ने सोचा, भीड़ कम होती जा रही है। वह लाका मार्केट में दाखिल हुआ। वहां कम भीड़ देखकर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और अयाला के स्टॉल की ओर बढ़ा। हम्मा? अपरिचित दुकानदार को देखकर उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। अयाला यहां नहीं है। दोस्त, किसी को रुकते देख दुकानदार ने तुरंत गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। आपको जो भी चाहिए, हम कीमत पर बात कर सकते हैं। कार्ल ने स्टॉल पर रखे सामानों पर एक नजर डाली और धीरे से पूछा, क्या पिछला मालिक अब यहां कारोबार नहीं करता है? कार्ल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए दुकानदार की मुस्कान गायब हो गई। जैसा कि आप जानते हैं, ब्लैक सिटी में एक दो लोगों की मौत होना कोई असामान्य बात नहीं है। यहां दुकानें अक्सर बदलती रहती हैं। यह सच है। कार्ल ने सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगा। जैसा उस आदमी ने कहा था, ब्लैक सिटी में मौत आम बात है। आयला अपनी फुर्तीली चाल के बावजूद आखिरकार एक साधारण इंसान थी। उसकी मौत भी बिल्कुल सामान्य होगी। अरे, दुकानदार जल्दी से खड़ा हो गया, मानो कार्ल को रोकने का नाटक कर रहा हो। दोस्त, तुम बड़े अधीर हो। मैंने ये नहीं कहा कि वो मर गई है। तुम अयाला को ढूंढ रहे हो, है ना? मुझे पता है वो कहाँ है। मेरे साथ आओ। मुझे अपना सामान पैक करने दो। कार्ल रुक गया। उसने उस आदमी को स्टॉल पर सामान समेटते हुए देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर उसके पीछे पीछे चल दिया। अगर आप मुझसे पूछें तो अयाला नाम की उस लड़की में कुछ भी खास नहीं है। मैं भी वही चीजें बेचता हूं जो वो बेचती थी। दुकानदार अपना गठरी उठाए हुए बातें करते हुए आगे बढ़ा। क्या आप मेरी चीजें खरीदने पर विचार करेंगे? हम कीमत पर बात कर सकते हैं और थोक में खरीदने पर छूट भी मिलेगी। अभी कितनी दूर है? कार्ल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आसमान की ओर देखता रहा। आकाश धुंधला होता जा रहा था। वे बाजार से निकलकर एक सुनसान खंडहर में पहुंच चुके थे। बस पहुंचने ही वाले हैं, दुकानदार ने अपनी चाल तेज करते हुए कहा। बस थोड़ा आगे है। धड़ाम। कार्ल रुक गया। बस इतना ही काफी है। उसने अपना लबादा हटाया और अपनी पीठ पर टंगी तलवार दिखाई। क्योंकि तुमने मुझे यहां आने के लिए उकसाया है, इसलिए छिपने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग बाहर आ जाओ। अध्याय 32:032 पुराना लेव। जैसे ही आवाज धीमी हुई, दीवार के पीछे और गली के कोने से कुछ आकृतियां उभरीं, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक हथियार था और चेहरे पर गंभीर भाव थे, और उन्होंने बीच में कार्ल को घेर लिया। स्टॉल मालिक समेत कुल 6 लोग थे। अप्रत्याशित रूप से आयला नाम की उस लड़की को वास्तव में मदद मिल गई। वक्ता नंगे बदन था, जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं, और एक बड़ा छुरीनुमा हथियार तिरछा पड़ा हुआ था और जमीन पर घिसट रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, तेज धार वाले ब्लेड ने जमी हुई मिट्टी पर एक हल्का निशान बना दिया। एक अदृश्य दमनकारी शक्ति भी उतर आई। यह व्यक्ति समूह का नेता होना चाहिए। मदद करना? यह सुनकर कार्ल ने भौहें चढ़ा ली। लगता है हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? दुकानदार ने उपहास उड़ाते हुए कहा। बाजार से बाहर निकलने के बाद भला गलतफहमी क्या हो सकती है? भले ही तुम उस लड़की की सहायक न हो, लेकिन मेरे भाई और मैं अपनी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, दे दो। बोलते बोलते उसने कार्ल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अपने दुबले शरीर के बावजूद उनकी गति धीमी नहीं थी। बोलते समय भी वे भीड़ के बीच ही थे, लेकिन जब तक उनका आखिरी शब्द खत्म हुआ, तब तक वे कार्ल के सामने पहुंच चुके थे। इसके अलावा उसकी पकड़ में एक चतुराईपूर्ण बल का प्रयोग किया गया था। नुकीले पंजे जैसी संरचनाओं से सजी उसकी उंगलियां ठंडी रोशनी से सूक्ष्म रूप से चमक रही थीं। अगर वह मांस को पकड़ ले तो संभवतः वह आसानी से उसका एक टुकड़ा फाड़ सकता है। ब्लैक सिटी में जीवित रहना आसान नहीं था, और उनके लिए लूटपाट और हत्या करना रोजमर्रा की घटनाएं थीं। कार्ल ने ठंडी सांस ली। वह अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, जिसका कोई आधार न हो, जो कई लोगों से घिरे होने पर भी शांत रहता था। सामने से आ रहे पंजे का सामना करते हुए उसने अपनी हथेली को थोड़ा सा घुमाया, पंजे के विस्तार से बचा और सहजता से वार किया। टकराना।
उसकी हथेली पंजे से टकराई। स्टॉल मालिक को अपनी बाह में एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसका संतुलन तुरंत बिगड़ गया और उसके चेहरे के भाव अनायास ही बदल गए। नाइट अट। हुश। हवा को चीरती हुई चौड़ी तलवार की धीमी सीटी की आवाज ने उसकी चीख को रोक दिया। तुरंत बाद उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। कितनी धृष्टता है! उसे मार डालो। अब सब एक साथ हैं। स्पर्श होते ही स्टॉल मालिक वार से उड़कर दूर जा गिरा। बाकी लोगों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। गुस्से की गर्जना के बीच कई लोग एक साथ आगे बढ़े। कार्ल ने अपना बायां हाथ उठाया और हल्के से उंगलियां चटकाईं। प्रकाश का जादू। एक पल में ही पूरे इलाके में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। अंधेरे के आदी लोगों के लिए प्रकाश उनके लिए अभिशाप था। विशेषकर चूंकि वे कार्ल की हरकतों पर पूरी तरह से नजर रखे हुए थे, इसलिए उनके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उन सभी की आंखों की रोशनी चली गई, उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा नहीं है। नेता का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ गया। आह! उसने गुस्से में दहाड़ मारी और कार्ल के आखिरी ज्ञात स्थान की ओर लपकते हुए अपने तेज धार वाले चाकू को बेतहाशा घुमाया। तेज धार वाला चाकू हवा में लहराया, ब्लेड तेजी से हिल रहा था। स्पष्ट रूप से यह एक प्रकार का युद्ध कौशल था। स्क्वेलच। यह किसी गाढ़े, चिपचिपे तरल को काटने जैसा था। अचानक कहीं से एक अदृश्य प्रतिरोध प्रकट हुआ, जिसने नेता को चौंका दिया। यह क्या है? शून्यवृत्त जादू, कम बल क्षेत्र। कार्ल ने झटपट 2 मंत्रों का प्रयोग किया। दूसरों के प्रतिक्रिया करने के अवसर का लाभ उठाते हुए उसकी विशाल तलवार बार बार चमक उठी। धड़ाम! थ्वैक थ्वैक! पलक झपकते ही 2 लोग जमीन पर गिर पड़े। फिर भी नेता का तेज धार वाला हथियार लगभग उसकी पहुंच में था, जिससे कार्ल को अपनी तलवार को रोकने के लिए घुमाना पड़ा, जिसकी धार उसके सामने क्षैतिज रूप से स्थित थी। खटखट! क्या गजब की ताकत है! नेता की ताकत शायद पहले वाले लाल बालों वाले आदमी से भी ज्यादा थी, लेकिन उसके युद्ध कौशल काफी ढीले थे। भयंकर हड़ताल। हल चलाने की शैली। मूर्खतापूर्ण शैली। कार्ल ने अपनी चौड़ी तलवार घुमाई। गेल स्वॉर्ड तकनीक से वारों की एक श्रृंखला निकली। धातु के टकराने की आवाज मूसलाधार बारिश की तरह तेज थी। आह! नेता ने आकाश में जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी अपार शक्ति फूट पड़ी और उसने आक्रमण को भेद दिया। उसकी दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। जब तक मैं देख सकता हूं, जब तक मेरी दृष्टि वापस आ जाती है, मैं। स्विश! अचानक ही कई धुंधली छवियां प्रकट हो गईं। युद्ध कौशल, तूफानी वार। लेसर फोर्स फील्ड के प्रभाव में कार्ल की शक्ति का विस्फोट एक चरम नाइट अटेंडेंट के बराबर था। और उनके प्रतिद्वंदी को यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि हमले किस दिशा से हो रहे हैं। धड़ाम! तलवार की छवि नेता के पेट और जांघों पर तेजी से गुजरी, जिससे गहरे घाव हो गए, हड्डियां दिखने लगीं और उसका शरीर संतुलन खो बैठा। एक गलत कदम दूसरे गलत कदम को जन्म देता है। अपनी विशाल तलवार लहराते हुए कार्ल ने निर्दयतापूर्वक पीछा किया, तलवारों की बौछार होती हुई, जिससे नेता का चेहरा निराशा से भर गया। हालांकि इस समय तक उनकी दृष्टि वापस आ चुकी थी, लेकिन तब तक कुछ भी बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। आह! एक चीख के साथ नेता का हट्टा-कट्टा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कार्ल मुड़ा और बाकी बचे 2 लोगों का पीछा करने ही वाला था कि उसने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाईं, फिर रुक गया। जैसे ही वे दोनों भागने ही वाले थे, अचानक अंधेरे से 10 से अधिक तीर निकले, जिससे अप्रस्तुत दोनों छलनी की तरह हो गए। चाचा! हाथ में धनुष लिए लिटिल साउथ उछलकर बाहर आई और कार्ल को देखकर उत्साह से हाथ हिलाया। हम भी यहां हैं। अंधेरे से आकृतियां उभरी। उनमें अयाला भी थी, जिसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था, और उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी था। कार्ल की ओर देखते हुए बूढ़े व्यक्ति ने अपनी छड़ी को हल्के से थपथपाया। कार्ल, अयाला द्वारा वर्णित आदरणीय मित्र, आखिरकार हम मिल ही गए। ब्लैक सिटी। यहां खाली पड़े मकानों की कोई कमी नहीं थी। धूल साफ करने के बाद सभी ने हॉल में अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अयाला ने बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, अंकल कार्ल, ये दादा लीव है। इन्होंने सालों से मेरी और लिटिल साउथ की देखभाल की है, नहीं तो हम बहुत पहले ही मर गए होते। ये सिस्टर ईव हैं, उसने बूढ़े आदमी के पीछे खड़ी महिला की ओर देखते हुए कहा। मैंने खास तौर पर उन्हें मदद के लिए बुलाया था। कार्ल ने सिर हिलाया। आयला कई लोगों को लेकर आई थी, लेकिन उनमें से अधिकांश साधारण थे, केवल ईव के पास ही उल्लेखनीय शक्ति थी। सच कहें तो, अगर वह न होता, तो केवल अयाला द्वारा लाए गए लोगों के आधार पर ही यह कहना मुश्किल है कि क्या वे विरोधी को पीछे हटा पाते। ईव डोने, उसने कार्ल की ओर देखते हुए सावधानी से कहा। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, महोदय। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। कार्ल मुस्कुराया और फिर अयाला की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मदद करने के लिए इतने सारे लोग मिल जाएंगे। धीरे धीरे आयला ने इतने सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर लिया था और कुछ हद तक प्रभाव हासिल कर लिया था। वह अब पहले जैसी भूखी दुकानदार नहीं रही थी। ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं, अयाला ने जवाब दिया। जब उन्हें पता चला कि मेरी दुकान में चोरी हो गई है, तो वे सब मदद करने आ गए। वैसे, अंकल कार्ल, आपके सामान का मैं बहुत आभारी हूं।
इस भीषण सर्दी के महीने में इनकी वजह से हमें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। कार्ल, बूढ़े लेव ने धीमी आवाज में कहा, अयाला एक छोटी लड़की है, इसलिए उसे आसानी से धमकाया जा सकता है। जैसे इस बार किसी को उसकी दुकान पसंद आ गई और उसे जबरदस्ती दुकान बेचने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। अगर आपने बीच में दखल न दिया होता तो कौन जानता है कि नतीजा क्या होता। हम्मा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया बस बता दीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कृपया अत्यधिक विनम्रता न दिखाएं। यह कहते हुए बूढ़ा लेव खड़ा हो गया और कांपते शरीर के साथ काल के सामने झुककर गहरा प्रणाम किया। उसका भाव सम्मानजनक, यहां तक कि विनम्र भी था। बाकी लोग उसे देखते रहे, उनकी निगाहें कहीं कहीं भटक रही थीं, फिर भी किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वे अच्छी तरह जानते थे कि अयाला और बाकी सभी लोगों का अच्छे से खाना खाने और गर्म रहने की क्षमता पूरी तरह से काल द्वारा उपलब्ध कराए गए सामान की बदौलत थी। और आज काल की शक्ति को देखकर वे उसके प्रति और भी अधिक श्रद्धा से भर गए। यदि वे उससे जुड़ सकें तो उनका भविष्य अधिक आशापूर्ण होगा। उनके इकट्ठा होने का कारण न तो ओल्ड लेव की सम्मानित स्थिति थी, न ही अयाला का अद्वितीय करिश्मा, बल्कि काल था। आप बहुत दयालु हैं, सज्जन। काल ने सिर हिलाया। मैं उनसे बस संयोगवश मिल गया, कोई बात नहीं। आपकी उम्र काफी हो गई है। कृपया बैठ जाइए। चलिए बैठकर बात करते हैं। उन्होंने किसी बात का वादा नहीं किया। ब्लैक सिटी विशाल है, लेकिन अयाला बहुत कमजोर है। कमरे में मौजूद सभी लोग बूढ़े, कमजोर, बीमार या विकलांग हैं, मेरी किसी भी तरह से मदद करने में असमर्थ, बल्कि बोझ मात्र हैं। समझौता संभव है, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम एक साथ बंधे न रहें। बूढ़े लेव को यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई। उनके चेहरे के भाव बदल गए, फिर उन्होंने कहा, मैंने अयाला से सुना है कि आप श्वास विधियों का संग्रह कर रहे हैं। सही, काल की आंखें चमक उठीं। क्या आपके पास श्वास विधि है? मेरे पास एक विधि तो है, लेकिन बूढ़े लेव परेशान दिखे। मेरे पास जो श्वास विधि है उसे मैं बाहरी लोगों को नहीं सिखा सकता। हालांकि एक मार्शल आर्ट है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। एक मार्शल आर्ट? कार्ल ने भौहें चढ़ाई। हालांकि मुझे मार्शल आर्ट में दिलचस्पी तो है, लेकिन सच कहूं तो ये मेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। खासकर विजार्ड वर्ल्ड का सामना करने के बाद तो सांस लेने की तकनीकें भी मेरे लिए उतनी जरूरी नहीं रह गई हैं, मार्शल आर्ट की तो बात ही छोड़िए। काल के बदलते भावों को देखकर बूढ़े लेव ने दांत पीसते हुए कहा, मार्शल आर्ट के अलावा मुझे धर्म मोहरों का भी कुछ ज्ञान है। धर्म की मोहरें? काल की आंखें चमक उठीं। अध्याय 33:033 धर्म मोहर बीज। धर्म की मोहर? इससे पहले कि काल कुछ पूछ पाता, उसके बगल में बैठी ईव डोने का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से कहा, लेव, मुझसे किया अपना वादा मत भूलना। बेशक, बूढ़े लेव ने उदास स्वर में सिर हिलाया और बाकी लोगों को जाने का इशारा किया, केवल आयला और नान को पीछे छोड़ दिया। फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने आपसे जो वादा किया था उसे मैं नहीं भूलूंगा। मेरे शरीर पर अंकित धर्म चिन्ह मूल रूप से डॉन परिवार का है और इसे डॉन परिवार को ही लौटाया जाएगा। ईव डॉन ने चिढ़कर कहा। तुम्हें याद रखना चाहिए, अगर तुम्हारे ऊपर धर्म की मोहर न होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आती? काल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ऐसा लगता था कि बूढ़ा लेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। श्वास विधि, मार्शल आर्ट और धर्म मोहर के बावजूद यह आश्चर्य की बात है कि वह अपनी वर्तमान दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच गया। मुझे माफ करें। पीछे मुड़कर बूढ़े लेव ने काल को क्षमा प्रार्थी मुस्कान दी। मैं तुम्हें धर्म मोहर हस्तांतरित नहीं कर सकता, लेकिन धर्म मोहर के ज्ञान के मामले में मुझे काफी कुछ पता है। कोई बात नहीं, काल ने सिर हिलाते हुए कहा। ज्ञान भी एक प्रकार का धन है। ज्ञान भी एक प्रकार का धन है, बूढ़े लेव ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, उनकी आंखें कहीं टिकी नहीं थीं। यह एक ऐसा वाक्य है जिसे हर किसी को याद रखना चाहिए। मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति का भी अपना महत्व है। तो कार्ल ने उत्सुकता से पूछा, धर्म मोहर की परंपरा की उत्पत्ति कहां से हुई? धर्म मोहर की वंशावली इतनी प्राचीन है कि इसकी पुष्टि करना असंभव है, शायद चंद्र देवी के पतन से भी पहले की, बूढ़े लेव ने सिर हिलाते हुए कहा। मेरे पास जो धर्म मोहर है उसका संबंध ग्रिफिन ड्यूक से है। दूसरों की धर्म मोहरें भी काफी हद तक किसी ड्यूक से ही आई हैं। धर्म की मोहरें ड्यूकों से आती हैं? काल की जानकारी के अनुसार इस दुनिया में कोई वास्तविक राज्य नहीं था, इसलिए कोई राजा नहीं थे, बल्कि कई ड्यूक थे जो अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध 9 महान ड्यूक थे। ड्यूक टिडार, जिनके अधीन ब्लैक सिटी था, उन 9 महान ड्यूकों में से एक थे जो अपनी क्रूरता और पागलपन के लिए कुख्यात थे। इस दुनिया में ड्यूक की उपाधि केवल एक उच्च पदवी ही नहीं, बल्कि शक्ति, अधिकार और सामर्थ्य का प्रतीक भी थी। प्रत्येक ड्यूक के पास अत्यंत शक्तिशाली युद्ध कौशल था। यह गैंडो साम्राज्य से बिल्कुल अलग था। काल ने आगे पूछा, धर्मासील की शक्ति पर महारत कैसे हासिल की जा सकती है? यदि धर्म मोहर धारण करने वाला व्यक्ति जीवित है तो वह अपनी धर्म मोहर दूसरे को हस्तांतरित कर सकता है, बूढ़े लेव ने उत्तर दिया। यदि वह मर चुका है तो उसे सक्रिय करने के लिए धर्म मोहर बीज की आवश्यकता होती है। हालांकि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक विलंब नहीं किया जा सकता। जीवन शक्ति के पोषण के बिना धर्म मोहर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी।
धर्मा सीलसीड, काल की आंखों में हल्की सी चमक आई। क्या आपके पास एक है? अच्छा, बूढ़े लेव ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन यह नहीं पूछा कि काल के पास धर्म मुहर है या नहीं, बल्कि कहा, हर कोई धर्म मुहर का सामना नहीं कर सकता। वास्तव में अधिकांश लोग धर्म मुहर की शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। काल का चेहरा गंभीर हो गया। क्यों? मुझे भी यकीन नहीं है, बूढ़े लेव ने सिर हिलाते हुए कहा। धर्मा मुहर प्राप्त करने के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है और सफलता का अर्थ स्वाभाविक रूप से धर्मा मुहर की शक्ति प्राप्त करना है। यदि सफल नहीं हुआ तो मृत्यु की संभावना बहुत अधिक है। काल ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसके पास एक ही जीवन था और वह इस मौके को दांव पर लगाने को तैयार नहीं था। क्या इसका मतलब यह था कि उसे इसका विश्लेषण जारी रखना होगा? लेकिन उसे डर था कि समय पर्याप्त नहीं है, रक्त के थक्के पर बने धर्मा सील के पैटर्न धुंधले होते जा रहे थे। बिल्कुल, बूढ़े लेव ने आगे कहा, अगर आप नाइट अटेंडेंट हैं तो मेरे पास आपकी जान बचाने का एक तरीका है। हालांकि अगर यह सफल नहीं होता है तो आपको कुछ समय के लिए ठीक होने की आवश्यकता होगी। यह विधि केवल उन्हीं की नहीं थी, अन्यथा इतने सारे शूरवीर धर्म मुहर ग्रहण करने का प्रयास करने को तैयार नहीं होते। लोग हमेशा अपने जीवन को महत्व देते हैं। ओह, काल ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए पूछा, अगर ऐसा है तो क्या किसी को धर्म मुहर मिलने की गारंटी नहीं होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़े लेव ने सिर हिलाया। अगर यह पहली बार में काम नहीं करता तो इसका मतलब है कि यह कभी काम नहीं करेगा। इस प्रतिभा के बिना एक शूरवीर भी सफल नहीं हो सकता। क्या यह ऐसे काम करता है? यह जादूगर प्रतिभा के समान लगता है, जिसके बिना कोई जादू टोना नहीं सीख सकता। यह स्पष्ट नहीं है कि धर्म मुहरों की प्रतिभा जादूगर प्रतिभा से मेल खाती है या नहीं। अगर ऐसा है तो काल इसे आजमा सकता है। एक और बात है, ओल्ड लेव ने कहा, धर्मा मुहरों में जादुई शक्तियां होती हैं और कुछ शक्तिशाली धर्मा मुहरें तो और भी अधिक गहन होती हैं। हालांकि एक बार जब कोई शूरवीर धर्मा मुहर स्वीकार कर लेता है तो शूरवीर पथ पर चलना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि विदेशी जानवरों के मांस के साथ भी यही स्थिति है, जब तक कि कोई धर्मा मुहर किसी और को हस्तांतरित न कर दे। एक मिनट रुको, काल ने हाथ उठाया, उसका चेहरा गंभीर था। तुमने अभी कहा विदेशी जानवरों का मांस? जी हां, बूढ़े लेव ने सिर हिलाते हुए कहा, एक अनोखा पशु मांस जो जीवन शक्ति से भरपूर है और शूरवीरों को साधना में मदद कर सकता है। क्या आपने इसके बारे में नहीं सुना है? इसके बारे में सुना था। बेशक, काल ने इसके बारे में सुना था। हालांकि गैंडो साम्राज्य में विदेशी जानवर लगभग विलुप्त हो चुके थे और उनका मांस बेहद दुर्लभ था, केवल कुछ ही चुनिंदा लोग इसे खाने के योग्य थे। कहा जाता था कि जीवन औषधि, जो नाइट अटेंडेंट्स को पूर्ण नाइट बनने में सहायता करती है, इन्हीं विदेशी जानवरों के मांस से निकाली जाती है। ऐसी बातें तो उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उसने तुरंत पूछा, क्या ब्लैक सिटी में विदेशी जानवरों का मांस प्राप्त करने का कोई तरीका है? यह बूढ़े लेव हिचकिचाए। भूमिगत कई विदेशी जानवरों के ठिकाने शहर की प्रमुख शक्तियों के नियंत्रण में हैं और बाहरी लोगों के लिए इसे हासिल करना मुश्किल है। हालांकि शहर के रक्षकों से काले पत्थरों के बदले इसे प्राप्त करना संभव है। लेकिन स्रोत चाहे जो भी हो, इससे निकलने वाली मात्रा हमेशा सीमित होती है। कार्ल को राहत मिली। थोड़ा सा होना ही काफी है। थोड़ी मात्रा, भले ही मुश्किल से मिले, बिल्कुल न होने से हमेशा बेहतर होती है। चाचा जी, अयाला ने सही समय पर बीच में टोकते हुए कहा, मैंने हाल ही में कुछ और आत्मा का पाउडर इकट्ठा किया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इसकी कब आवश्यकता होगी? काल के चेहरे पर सोच विचार के भाव थे। अगर वह अभी मान जाता तो इसका मतलब न केवल उनका सहयोग जारी रखना होता, बल्कि पहले से भी ज्यादा घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होता। अगर वह नहीं मानता तो नुकसान ज्यादा नहीं होता, लेकिन चाहे वह विदेशी जानवरों का मांस हो या कुछ और, उसे शायद कोई दूसरा स्रोत ढूंढना पड़ता। यह एक धर्म मुहर का बीज है। उसकी असमंजस को देखकर बूढ़े लेव ने अपनी जेब से कुछ निकाला और कहा, इसे हमारी पहली मुलाकात का उपहार समझो। काल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, धन्यवाद। फिर उन्होंने अयाला की ओर मुड़कर कहा, चलिए 2 दिनों में सौदा कर लेते हैं। अगर आपको किसी चीज की तुरंत जरूरत है तो आप एक सूची बना सकते हैं और मैं उसे लाने की कोशिश करूंगा। वाह, आयला ने खुशी से कहा, यह तो कमाल है। बूढ़े लेव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। चूंकि मुझे इस दूसरी दुनिया में और गहराई से उतरना ही है, तो क्यों न अयाला और उसके समूह से शुरुआत करूं। वे परिचित और अधिक सुविधाजनक हैं, साथ ही अपेक्षाकृत सुरक्षित भी। मैं इसे एक एजेंट तैयार करने के रूप में देखूंगा। अपने डिवाइन डोमेन फ्रैगमेंट में वापस आकर काल ने अपने हाथों में जो कुछ भी था उसे नीचे रख दिया और साथ ही अपने डेटा पैनल को बुलाने के लिए हाथ हिलाया। नाम, कार्ल, दिव्य क्षेत्र खंड का स्वामी। संविधान 0.78। आध्यात्मिक शक्ति 1.25। स्रोत सामग्री 0। व्यवसाय, नाइट अटेंडेंट, बुनियादी स्तर का जादूगर प्रशिक्षु। विजडम लाइट पोशन की निरंतर आपूर्ति से काल की आध्यात्मिक शक्ति थोड़े ही समय में 1.25 तक पहुंच गई थी। हालांकि लंबे समय तक एक ही पोशन का सेवन करने से शरीर में इसकी सहनशीलता विकसित हो सकती है और विजडम लाइट पोशन भी इसका अपवाद नहीं था।
अब इसका प्रभाव पहले की तुलना में आधा ही रह गया था, लेकिन काल के लिए यह काफी था। कम से कम जब तक वह मध्यवर्ती प्रशिक्षु नहीं बन जाता, उसे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाले पोषण के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के बल पर वह शून्यवृत्त जादू की दूसरी विधि सीखने के योग्य भी था। लेकिन एडोल्फ घर पर नहीं था और समय से पहले अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने से अवांछित ध्यान आकर्षित हो सकता था, इसलिए उसने अभी तक किसी से संपर्क नहीं किया था। चूंकि फिलहाल शून्यवृत्त जादू सीखने का कोई तरीका नहीं है, तो क्यों न धर्म मुहर को आजमाया जाए। आखिर धर्म मुहर को शरीर से कभी भी हटाया जा सकता है। सबसे बुरा तो यही होगा कि मेरे कुछ दिन आराम करने में बर्बाद हो जाएंगे। धर्मसील बीज को पकड़े हुए काल विचार करने लगा। अध्याय 34 034 चार्ज वाला धर्म मुहर। धर्मासील बीज अंगूठे के आकार का था और छूने में इतना मुलायम था कि किसी अज्ञात जानवर के मांस जैसा लगता था। हल्का सा दबाव डालने पर उसमें से चिपचिपा रस निकलता था। पुराने लेव के अनुसार जब धर्म मुहर धारण करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शरीर पर लगी मुहर भी मिट जाती थी। यह बात सत्य थी। लाल बालों वाले उस आदमी के हाथ को काल ने एक जमने वाले तरल में भिगो दिया था। कई दिनों बाद हाथ में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उस पर बना धर्म चिन्ह धुंधला होने लगा था। उसे डर था कि कुछ समय बाद धर्म चिन्ह पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तब इसका विश्लेषण करने का समय नहीं बचेगा। इसे अजमाएं। डिवाइन डोमेन फ्रैगमेंट में काल के अपने शरीर पर नियंत्रण का विस्तृत वर्णन किया गया था। लीव द्वारा सिखाई गई विधियों के साथ उसे विश्वास था कि यदि बीच में कोई समस्या भी उत्पन्न होती है तो वह समय रहते नुकसान को कम कर सकता है। बेशक उसे पहले यह सुनिश्चित करना था कि लीव की विधि कारगर है, यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ ही देर बाद छपाक, काल ने जमते हुए तरल पदार्थ से कटा हुआ हाथ बाहर निकाला। चिकना तरल पदार्थ बाह पर लिपट गया। उसने उसे लंबी मेज पर फेंक दिया, जहां वह कुछ दूर तक फिसलकर रुक गई। फिर उसने एक स्केलपेल निकाला और धर्म चिन्ह के स्थान पर हल्का सा चीरा लगाया, जिससे त्वचा और मांस दोनों कट गए। सभी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद काल ने अंततः अपने हाथ में मौजूद धर्मसील बीज को धर्मसील के स्थान पर दबा दिया। धर्म मुहर की धुंधली रेखाएं धर्म मुहर बीज के संपर्क में आते ही जीवंत हो उठीं और उनकी आकृतियां हल्की रोशनी से झिलमिला उठीं। धर्म मुहर बीज धीरे धीरे उसमें विलीन हो गया। क्या यह धर्म की मुहर है? नवविकसित धर्म मुहर अनगिनत शाखाओं वाले मांसल ट्यूमर की तरह काल की हथेली में समाई हुई थी। ये शाखाएं एक विशेष पैटर्न में नाच रही थीं, जो धीरे धीरे किसी जादुई मॉडल की परिचालन गति से मिलती जुलती लग रही थी। धर्म मुहर, इसका संबंध जरूर जादू टोने से होगा। कुछ देर सोचने के बाद काल ने धर्म मुहर को पकड़ा और उसे मजबूती से अपनी बाईं बाह पर दबा दिया। सिजल, झुलसने जैसी अनुभूति उत्पन्न हुई, जिससे काल अनजाने में करा उठा और उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसी समय धर्म मुहर मानो जीवित हो उठी और उसकी त्वचा को भेदते हुए उसकी देह में गहराई तक घुस गई। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। धर्म मुहर ने एक प्रचंड इच्छा को व्यक्त किया और तुरंत ही काल के शरीर का आंतरिक रक्त और ऊर्जा उस स्थान की ओर उमड़ पड़ी। उफ! हालांकि वह तैयार था, फिर भी अचानक आई कमजोरी के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसका शरीर डगमगाने लगा। नहीं, यह सिर्फ रक्त और ऊर्जा ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति में तेजी से हो रही कमी को महसूस करते हुए काल को अचानक एक बात समझ में आई। धर्म मुहर को चालू रखने के लिए न केवल रक्त और ऊर्जा की खपत होती है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की भी, इसीलिए साधारण लोग इसके मानदंडों को पूरा नहीं कर पाते। रक्त और ऊर्जा को छोड़ दें तो आम लोगों की आध्यात्मिक शक्ति बिखरी हुई और अव्यवस्थित होती है, जो धर्म की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। केवल जादूगर प्रतिभा वाले लोगों के पास ही स्वाभाविक रूप से केंद्रित आध्यात्मिक शक्ति होती है। एक जादूगर प्रशिक्षु की आध्यात्मिक शक्ति, जो और भी अधिक शक्तिशाली होती है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की रहस्यमय शक्तियों का उपयोग कर सकती है। हालांकि मैजिक मॉडल की तुलना में रक्त और ऊर्जा की सहायता से चलने के कारण धर्मसील कम आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करती है और इसकी आवश्यकताएं भी कम हैं। यह भी संभव है कि जादूगर प्रतिभा के बिना भी कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति धर्मसील में महारत हासिल कर लें। लीव के शब्दों में, यद्यपि धर्म मुहर धारण करने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी यह जादूगरों की संख्या से कहीं अधिक थी। इसका कारण संभवतः यह नहीं था कि इस परलोक के लोग असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, बल्कि यह था कि धर्म मुहर के लिए प्रतिभा की आवश्यकताएं कम थीं। आध्यात्मिक शक्ति के स्थान पर रक्त और ऊर्जा का उपयोग करने से आम लोग भी जादूगरों के समान साधन प्राप्त कर सकते हैं। धर्म मुहर का निर्माता वास्तव में असाधारण है। काल एक शूरवीर का सेवक और एक बुनियादी स्तर का जादूगर प्रशिक्षु था। उसका रक्त, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति दोनों ही प्रचुर मात्रा में थे। इसलिए धर्म मुहर को स्वीकार करना उसके लिए स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही धर्म की मुहर उसके शरीर में समाहित हुई, उससे जुड़ी कुछ जानकारी भी उसके मन में उभर आई। अग्निरोधक सील, यह धर्म मुहर का नाम था। रक्त, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति के एक निश्चित व्यय से ज्वालाएं उत्पन्न की जा सकती थी। यह अग्निगोला, ज्वाला की लहर या यहां तक कि अग्निपथ भी हो सकता था। यह प्रयोग की तकनीक और उसमें प्रयुक्त ऊर्जा पर निर्भर करता था। आंतरिक प्रेरणा मिलने पर काल ने अपना बायां हाथ उठाया। वूश!
अचानक उसकी हथेली में आग की लपट उठ उठी। आग की लपट उसकी हथेली से बस 1 इंच दूर थी, फिर भी उसने उसकी त्वचा को जरा भी नहीं जलाया, उसे उसकी गर्मी का एहसास भी नहीं हुआ। सचमुच जादुई। कार्ल की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था और उसने अपनी कलाई को हल्के से झटका दिया। धड़ाम! उसके हाथ से आग का गोला एक तीर की तरह निकला, जो 7-8 मीटर की दूरी तय करते हुए जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाके का दायरा कई वर्ग मीटर में फैला हुआ था। वाह! कार्ल की आंखें चमक उठीं। इतनी शक्ति तो पहले से ही किसी शूरवीर के सहायक द्वारा किए जाने वाले युद्ध कौशल के बराबर थी, और इसकी आक्रमण सीमा भी कहीं अधिक थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह लगातार 6 बार ऐसा हमला कर सकता है। ऐसे विस्फोटों की एक श्रृंखला से यहां तक कि एक उच्च कोटि का योद्धा भी समय पर बच नहीं पाएगा। दुर्भाग्यवश इसका उपयोग निकट युद्ध में नहीं किया जा सकता है। ज्वाला विस्फोट एक अंधाधुंध हमला था जिससे जादूगर भी अछूता नहीं था, इसलिए इसका उपयोग केवल दूर से किए जाने वाले युद्ध में ही किया जा सकता था। यदि वह इसका उपयोग निकट युद्ध में एक कमजोर मंत्र बल क्षेत्र के प्रभाव के साथ कर पाता, तो शायद वह एक शूरवीर के हमले का भी सामना कर पाता। मैं लालची हो रहा हूं। कार्ल ने हल्के से सिर हिलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अपनी बाह पर बने धर्म चिन्ह को महसूस किया। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक जादुई मॉडल है। यदि मैजिक मॉडल की तुलना बंदूक से की जाए, तो आध्यात्मिक शक्ति उसका गोला बारूद है और मैजिक मॉडल को सक्रिय करना ट्रिगर दबाने के समान है। धर्म सील भी इसी प्रकार है, बस इसमें गोला बारूद की जगह आध्यात्मिक शक्ति, रक्त और ऊर्जा का मिश्रण होता है। धर्मा मुहर भी आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा धारण करती है। हालांकि जादुई मॉडल की तुलना में इसकी खपत कम होती है, लेकिन यह लगातार रक्त और ऊर्जा को सोखती रहती है। इसलिए एक बार धर्मा मुहर प्राप्त हो जाने पर शूरवीर पथ पर चलना कठिन हो जाता है। शूरवीर प्रशिक्षण में रक्त और ऊर्जा को मजबूत करना और जीवन शक्ति को बढ़ाना शामिल है, लेकिन धर्मा मुहर इस साधना में गंभीर बाधा डालती है। यह ऐसा है जैसे कोई दूसरा व्यक्ति प्रशिक्षण के लाभों को साझा कर रहा हो। कार्ल ने अपनी आंखें खोलीं और उसके मन में एक दृढ़ विचार आया, कोई बात नहीं। जब तक मैं जादू के मॉडल का पूरी तरह से विश्लेषण कर सकता हूं, मैं धर्म की मुहर को भंग कर सकता हूं और अपने आध्यात्मिक आंतरिक सागर में मंत्रों का निर्माण कर सकता हूं। तब शूरवीर मार्ग अपनाने में देर नहीं होगी। इसके अलावा वर्तमान स्थिति को देखते हुए शूरवीर मार्ग की संभावनाएं जादूगर के मार्ग की तुलना में कहीं कम आशाजनक हैं। अगर मैं इसे न भी अपनाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि कार्ल ने अयाला की टीम को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था और साथ ही उसे दूसरी दुनिया से और सामग्री लाने के लिए भी उन पर निर्भर रहना था, इसलिए उसने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों तक वह लगभग दिन में 2 बार आता और तरह तरह के खाद्य पदार्थ और औषधियां लाता रहा। एक निश्चित मात्रा में सामग्री जमा हो जाने पर वह उन्हें आकर ले जाने के लिए सूचित करता। एक दिन अयाला ने उन्हें एक किताब देते हुए कहा, चाचा जी, यह किताब दादा लेव ने आपको दी है। अगर आपको कुछ समझ न आए तो आप उनसे कभी भी पूछ सकते हैं। ओह, कार्ल ने किताब उठा ली। ईगल बॉडी स्टेप। यह वही मार्शल आर्ट थी जिसके बारे में बूढ़े लेव ने बात की थी, उग्र हवा की तलवारबाजी के विपरीत यह पैरों की तकनीक थी। इसमें महारत हासिल करने से गति और पैरों की ताकत बढ़ती थी और यह विशेष रूप से कम दूरी के विस्फोटक हमलों में कारगर थी। इसमें एक युद्ध कौशल भी शामिल था, ईगल स्ट्राइक। इसका प्रयोग करने पर थोड़े समय के लिए गति में अचानक वृद्धि होती थी, जिससे प्रतिद्वंद्वी को चौंका दिया जाता था। हालांकि मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना रातों रात होने वाला काम नहीं था और इसे रेजिंग विंड तलवारबाजी के साथ एकीकृत करने का तरीका समझने के लिए अभ्यास और परिष्करण की आवश्यकता होगी। कार्ल ने सिर हिलाया। मेरी तरफ से उसे धन्यवाद कहना। हमें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आयला ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। पिछले कुछ दिनों से उसे भूख नहीं लगी थी और उसकी उम्र के हिसाब से पर्याप्त भोजन मिलना बहुत जरूरी था। उसका खून और ऊर्जा बेहतर हो गई, उसकी त्वचा में निखार आ गया और यहां तक कि उसका शरीर भी धीरे धीरे एक युवती के शारीरिक लक्षणों को अपनाते हुए फिर से विकसित होने लगा। चाचा जी, छोटी नैन ने कुछ चीजें निकालते हुए कहा। ये हमें खंडहरों में मिली। देखिए, क्या ये आपके किसी काम आ सकती हैं? कार्ल ने लापरवाही से एक दर्पण उठाया। हथेली के आकार का वह दर्पण एक सुंदर लकड़ी के फ्रेम में जड़ा हुआ था। उसके किनारों पर जटिल लताएं और फूलों के गुच्छे उकेरे गए थे, जो एक क्लासिक और सुरुचिपूर्ण आभा बिखेर रहे थे। किसी अज्ञात पदार्थ से बनी दर्पण की सतह क्रिस्टल की तरह साफ थी, जैसे कोई गहरी, शांत झील जो अपने आसपास की हर चीज को पूरी तरह से प्रतिबिंबित कर रही थी। यह कला का एक उत्कृष्ट नमूना था। हम्मा, यह इवेनी के लिए जन्मदिन का उपहार हो सकता है। अध्याय 35:035 जन्मदिन। बहुत सवेरे कार्ल ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा था और बड़ी सावधानी से अपने कॉलर और आस्तीन को ठीक कर रहा था। आज उन्होंने चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनी हुई थी, जिसके ऊपर ऊनी कोट, काली बनियान, पतलून और चमड़े के जूते थे। यह पोशाक उनके पिछले जीवन की यादों से संबंधित बीजांतिन शैली से कुछ मिलती जुलती थी, जिसमें कुछ उत्कृष्ट और अलंकृत कढ़ाई भी शामिल थी। कुल मिलाकर इस पूरे सेट की कीमत एक सोने का सिक्का और 3 पाउंड थी। एक औसत परिवार के लिए इस तरह के कपड़ों का एक सेट खरीदने के लिए पैसे बचाने में 1 साल लग सकता है। सही जगह खर्च किया गया पैसा शानदार परिणाम लेकर आया।
कार्ल के चेहरे पर खुरदुरे निशान और जलने के घाव थे, जिससे वह बेहद क्रूर और पहुंच से बाहर होने का आभास देता था। लेकिन इस पोशाक को पहनने के बाद उनका स्वभाव काफी परिष्कृत हो गया, एक सख्त और सफल व्यक्ति के स्वभाव जैसा हो गया। दरवाजा खोलते ही पता चला कि जेनी ने नाश्ता पहले से ही तैयार कर रखा था। जब परिस्थितियां अनुकूल होती थीं, तो कार्ल कभी भी अपने खर्च में कटौती नहीं करता था। पैसा हासिल करने के बाद मैरी और उसकी बेटी को उसका पहला निर्देश अपने भोजन की गुणवत्ता में सुधार करना था। इस अतिरिक्त खर्च से उन पर कोई दबाव नहीं पड़ा, बल्कि इससे यह सुनिश्चित हो गया कि वे हर दिन अच्छे मूड में शुरुआत करें। नाश्ते की मेज पर दूध के साथ अनाज, जैम के साथ ब्रेड, साथ ही कुछ सूखे मेवे और हैम के ठंडे टुकड़े रखे हुए थे। एक भव्य नाश्ता जो एक सम्मानित रईस के लिए उपयुक्त है। सुप्रभात, बैरन कार्ल। जेनी ने अपने हाथ में पकड़ी फलों की थाली नीचे रख दी और उत्सुकता से आपकी ओर देखा। क्या आप किसी भोज में शामिल हो रहे हैं? इस तरह के विस्तृत परिधान असामान्य थे। हाँ, कार्ल ने सिर हिलाया। आज इवेनी का जन्मदिन है। ओह, जेनी को चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी कोमल, सुंदर लड़की याद आ गई और उसने सहमति में सिर हिलाया। क्या आप आज रात खाली रहेंगी? क्यों? कार्ल रुका, हाथ में चाकू और कांटा लिए हुए, और ऊपर देखा। क्या कोई बात है? जी हाँ, जेनी शर्माते हुए बोली, आज रात मेरा पहला आधिकारिक स्टेज परफॉर्मेंस है। मुझे उम्मीद है कि आप आ सकेंगी, और आप अपने साथ एक दोस्त को भी ला सकती हैं। बधाई हो, कार्ल ने टिकट लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसने टिकटों पर सरसरी नजर डाली और फिर कुछ हैरानी से बोला, विम ओपेरा हाउस? यह छोटे संगीत कार्यक्रमों के लिए कोई साधारण स्थान नहीं था। सिगर्नो शहर में यह शीर्ष 3 स्थानों में शुमार था, और यहाँ कई भव्य समारोह आयोजित किए गए थे। हाँ, जेनी ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, उसका चेहरा लाल हो गया। इस बार बैरो के गायन समूह को आगामी देवताओं के उत्सव की तैयारी के लिए विम ओपेरा हाउस में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेता ने कहा कि अगर मैं इस बार अच्छा प्रदर्शन करता हूं, तो वह मुझे देवताओं के उत्सव के दिन भजन गाने के लिए औपचारिक रूप से गायन समूह में शामिल होने देगा। यह तो वाकई अद्भुत है, कार्ल ने सिर हिलाया। मुझे हमेशा से लगता था कि एक दिन तुम नाम कमा लोगे, लेकिन मुझे इतनी जल्दी तुम्हें ओपेरा हाउस में देखने की उम्मीद नहीं थी। मैं वहां अवश्य रहूंगा। जेनी खुशी से झूम उठी। उसने पहले भी स्टेज पर परफॉर्म किया था, लेकिन सिर्फ छोटे छोटे स्थानों पर, और उसने कार्ल को खास तौर पर आमंत्रित नहीं किया था। यह सब उसने इस सरप्राइज के लिए किया था। कार्ल को जाते हुए देखकर जेनी ने अपनी छोटी मुट्ठी हवा में लहराई, उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। इस बार मैं आपको जरूर प्रभावित करूंगा। 5 पेंस। पिछली रात बारिश हुई थी। सिगर्नो शहर की बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण जमीन पर पानी के गड्ढे होना अपरिहार्य था। किराया चुकाने के बाद कार्ल होटल की ओर चलते हुए कई गड्ढों से सावधानीपूर्वक बचता हुआ आगे बढ़ा। होटल के पास पहुंचने से पहले ही उसके कानों में एक शोरगुल गूंजने लगा। तुम अपना पूरा दिन निकम्मे दोस्तों के साथ मौजमस्ती में बिताते हो, और जब मन करता है वेश्याओं को बुला लेते हो। जिंसले दहाड़ते हुए बोली, लिविंग रूम में रखे कपड़ों को देखो, सब चिपचिपे और घिनौने हैं, इन्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। क्या तुम्हें मेरे बारे में बात करने का कोई हक है? एक जानी पहचानी आवाज ने पलटकर जवाब दिया। मेरे किस दोस्त के साथ तुम नहीं रही हो, ओ वेश्या, ओ रंडी? तुम तो बस एक वेश्या की औलाद हो। तुम किसे बुला रहे हो? चुप रहो। क्लैंग। टकरा जाना। चीखें और गालियां आपस में गुंथी हुई थीं, जिनके बीच बीच में दर्द भरी चीखें और विलाप सुनाई दे रहे थे। लड़ाई बंद करो, कृपया रुक जाओ। राजकुमारी की पोशाक पहने इवेनी आंखों में आंसू लिए असहाय भाव से यह सब देख रही थी। उसने रोते हुए उन्हें अलग करने की कोशिश की और कहा, आज मेरा जन्मदिन है, कृपया, मैं आपसे विनती करती हूं, लड़ना बंद करो। आह! अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ी और सीधे शराब की अलमारी की ओर जा गिरी। सावधान! कार्ल ठीक समय पर वहां पहुंच गया और इवेनी को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने अविश्वास भरी नजरों से उस अफरातफरी को देखा। यहां क्या हो रहा है? जो जन्मदिन का उत्सव आनंदमय होना चाहिए था, वह एक बड़े झगड़े में बदल गया, जिसमें लोगों का एक समूह एक दूसरे पर टूट पड़ा। उनके चाचा का परिवार और अन्य मेहमान भी वहां मौजूद थे, सभी एक अव्यवस्थित गड़बड़ी में उलझे हुए थे। यहां तक कि होटल के कर्मचारी भी उन्हें अलग नहीं कर पाए। कार्ल जानता था कि इन रिश्तेदारों के बीच बनती नहीं थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। जब वे लड़ते थे, तो वे किसी पर रहम नहीं दिखाते थे। यहां तक कि महिलाएं भी पागलों की तरह एक दूसरे को नोच रही थीं। इवेनी, जिसका चेहरा घबराहट और बेबसी से भरा हुआ था, उसके शब्दों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और कार्ल की बाहों में अपना सिर छिपाकर रोते हुए बोली, चचेरे भाई कार्ल। सिसकते हुए। ठीक है। कार्ल ने सिर हिलाया। पहले उन्हें रोकना होगा। आप बैठ जाइए और आराम कीजिए। इवेनी को बैठने में मदद करने के बाद कार्ल हाथापाई में कूद पड़ा। उसने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसे पीछे की ओर फेंक दिया। वह बलवान और अत्यंत शक्तिशाली था। वह जहां भी जाता, लोग एक तरफ हट जाते और पल भर में कमरे में सन्नाटा छा जाता। सभी लोग हाँफ रहे थे, केवल कार्ल ही बीच में शांत खड़ा था। उसने अपनी टाई को ठीक करने के लिए एक पल का समय भी निकाला। इसलिए
कमरे का जायजा लेते हुए उसने धीरे से कहा, यहाँ क्या हुआ? तलाक। अचानक किसी ने गरजते हुए कहा, हम ऐसे नहीं चल सकते। हम आज ही तलाक ले रहे हैं। कार्ल ने उसे पहचान लिया, जिंसले का पति, उसका चचेरा भाई, एक काफी आकर्षक आदमी। यही वह बात थी जिसके कारण जिंसले को उससे प्यार हो गया था और इसीलिए उसने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर उससे शादी करने पर जोर दिया था। दुर्भाग्यवश उनकी शादी किताबों में वर्णित मीठी परीक्षा जैसी नहीं थी, बल्कि यह छोटी छोटी कलह से भरी हुई थी। 2 साल के भीतर ही वे अलग अलग जीवन जीने लगे, उनका विवाह केवल नाम मात्र का रह गया था। जब भी वे साथ होते थे, झगड़े शुरू हो जाते थे और इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो फिर तलाक ही सही। बिखरे बालों वाली जिंसले चिल्लाई, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें तो बहुत पहले ही तलाक ले लेना चाहिए था। मोटे और नुकीली आंखों वाले गेगिल ने बीच बचाव करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उपहास उड़ाते हुए कहा, मेरी बेटी की आपसे सालों से शादी है। कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा? जिंसले के पति जोशी ने ताना मारा। तुम्हारा पूरा परिवार ही अजीब है। लेकिन निश्चिंत रहो, अगर हमारा तलाक हो जाता है तो मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूं। मुझे तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वाला वो आंगन वाला घर भी नहीं चाहिए। वैसे भी वो घर बेकार है, जिंसले ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारे बैंक में जमा पैसों के बारे में पता नहीं है। उसमें से कुछ मेरा भी है। बकवास। तो चलिए हिसाब किताब ठीक से निपटा लेते हैं। कार्ल ने उनकी कहासुनी को अनसुना करते हुए अपना सिर हिलाया। वह इवेनी के पास गया और उसे अपना उपहार दिया। जन्मदिन की शुभकामनाएं, चचेरा भाई। इवेनी ने सिसकते हुए कहा, रोने से उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद। कार्ल थोड़ा मुड़ा, उसकी नजर इवेनी के बिखरे बालों पर पड़ी और कुछ पल के लिए उस जानी पहचानी हेयरपिन पर ठहर गई। मेरी बहन ने मुझे इसे जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया था। उसकी निगाहें पड़ते देख इवेनी ने हेयरपिन निकाल दी, उसकी आवाज आंसुओं से भर आई थी। उसने कहा कि उसने इस पर बहुत पैसा खर्च किया है। मुझे यह बहुत पसंद है। क्या ऐसा है? कार्ल ने सोचा, जब तक तुम्हें यह पसंद है। उसने पागलों जैसी हरकतें कर रही जिंसले की तरफ एक नजर डाली और धीरे से हंसते हुए अनजाने में अपना सिर हिलाया। लोग हमेशा जटिल होते हैं, चचेरा भाई। उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए कहा, मैं हाल ही में घर खरीदने के बारे में सोच रहा हूं। आप मुझे पूर्वी जिले में स्थित अपना वह आंगन वाला घर क्यों नहीं बेच देते? कीमत पर बातचीत की जा सकती है।